नमस्कार, जय हिंद। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में एआई आपके लिए आपका शिक्षक, आपका डॉक्टर, आपका अधिवक्ता, आपका सीए, आपका सलाहकार, या आपको फोटोग्राफी करनी हो या आपको कोई वेबसाइट बनाना हो, आप किसी भी क्षेत्र में कुछ भी करना चाहेंगे तो आपके लिए एआई आपके सलाहकार के रूप में काम करेगा। क्योंकि अभी एआई अपने इनिशियल स्टेज पर है और मैं आपको दिखाऊंगा कि जब वो अपने इनिशियल स्टेज पर है तब भी इसके पास कितनी तार्किक क्षमता है, किस लेवल की आईक्यू है, अभी आप कंप्यूटर में देखकर दंग रह जाएंगे। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे पहले हम इनका अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, कृपया आपकी सहायता के लिए मुझसे किस प्रकार की जानकारी चाहिए। पहला प्रश्न पूछते हैं। जब पूरे विश्व में अंधकार था तब भारत के लोग सूर्य और चंद्रमा की दूरी और स्थिति जानते थे और उसे देखकर अपना त्योहार मनाते थे। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि अंतरिक्ष विज्ञान का जनक भारत है? देखते हैं क्या जवाब आता है। अंतरिक्ष विज्ञान का जनक होने के लिए यह कहना काफी सामान्य है, क्योंकि प्राचीन भारतीय समृद्धि में अंधकार के बारे में ज्ञान और उसका अध्ययन किया जाता था। वैसे तो भारतीय संस्कृति में बहुत सारी जानकारियों का समृद्धि काल था, जिसमें वह गणित, खगोल और अन्य विज्ञानों में अग्रणी थे। सब प्राचीन भारत की बात हो रही है। इसके अलावा भारतीय वेदों में सूर्य और चंद्रमा की गति, दूरी और उनके चक्रवात से संबंधित ज्ञान का उल्लेख किया गया। सोच लीजिए, वेदों में ज्ञान है उसकी दूरी, गति और चक्रवात के बारे में। अब इनसे दूसरा प्रश्न करते हैं। हनुमान जी ने बचपन में एक सूर्य को एक मधुर फल समझकर खाया था। उस श्लोक से हम पृथ्वी से सूर्य की दूरी जान सकते हैं। श्लोक क्या है, उदाहरण सहित बताओ। देखते हैं श्लोक इनको पता है कि नहीं पता है एआई को। मुझे खेद है, लेकिन मेरे पास आपके उपयोग के लिए विशिष्ट हनुमान जी के उस श्लोक का ज्ञान नहीं है जिसमें उन्होंने सूर्य को मधुर फल समझकर खाया हो। हालांकि हिंदू धर्म में भगवान हनुमान का विभिन्न किस्सों और महाकाव्यों में वर्णन है, जिनमें उनके बचपन की कई कहानियां हैं। अगर आपको किसी अन्य विषय या भगवान हनुमान की अन्य कहानियों में रुचि है तो कृपया उनका संक्षेपित विवरण पूछें ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। मैं इनको उपलब्ध कराता हूँ। श्लोक देखता हूँ क्या बताते हैं। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। इसका हिंदी में रूपांतरण करो। देखते हैं क्या अनुवाद करते हैं। यह श्लोक भगवान हनुमान के बचपन की एक कहानी से संबंधित है, जिसमें उन्होंने सूर्य को मधुर फल मानकर खाया था। देखिए, समझ गए। यह श्लोक संस्कृत में है और इसका हिंदी में रूपांतरण निम्नलिखित हो सकता है। इस श्लोक में हनुमान जी की बाल लीला का वर्णन है, जब वे सूर्य को एक मधुर फल मानकर खाते हैं। यह कहानी हिंदू धर्म के ग्रंथों में मिलती है और हनुमान जी के बचपन की एक प्रसिद्ध कहानी है। अब इस श्लोक से सूर्य की दूरी कैसे मापते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जुग मतलब होता है युग। एक युग होता है 12,000 वर्षों का। सहस्त्र मतलब 1000। जोजन मतलब योजन, योजन मतलब 8 मील। पर भानु मतलब सूर्य। युग सहस्त्र योजन, इतनी दूरी पर जो भानु है, जो सूर्य है, उसको इन्होंने मधुर फल समझकर खा लिया था। हनुमान जी की बात हो रही है। 12,000 गुणे 1000 गुणे 8 मील करेंगे तो जो भी आएगा वो मील में आएगा। उसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 15 करोड़ किलोमीटर आएगा, जो कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। और इस श्लोक में यही लिखा है कि 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर जो सूर्य है उसको हनुमान जी ने मधुर फल समझकर खाया था। तो आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कि प्राचीन भारत में पृथ्वी से सूर्य की दूरी इनको पता थी और उन्होंने बता दिया था कि इतनी दूरी पर एक मधुर फल था जिसको हनुमान जी ने खाया था प्राचीन भारत में। अब समझ लीजिए, अगर आपको ना पता हो तो गर्व कीजिए कि प्राचीन भारत में कहाँ तक अंतरिक्ष विज्ञान में भारत कहाँ पर था। चंद्रमाओं को देखकर यहाँ त्योहार हुआ करते थे प्राचीन भारत में। चलिए अब अगला प्रश्न पूछते हैं इनसे। जब पूरे विश्व में ज्ञान नहीं था तब भारत के लोग गणित जानते थे। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि भारत गणित विषय का जनक है? देखते हैं चैट जीपीटी क्या बताते हैं। हाँ, आपका कहना सही है कि प्राचीन भारत में गणित का अद्भुत विकास हुआ था और वह गणित विषय के क्षेत्र में अग्रणी था। इस प्रकार भारत को गणित का जनक कहा जा सकता है। अगला प्रश्न पूछते हैं। जब पूरे विश्व में छोटी सी बीमारी पर ही मृत्यु हो जाती थी तब भारत में चरक मनुष्य के सबसे जटिल अंग सिर का ऑपरेशन करते थे।
तो क्या ये भी कहा जा सकता है कि भारत शल्य चिकित्सा का भी जनक है? देखते हैं एआई को कितनी जानकारी है। अभी मैं क्वेश्चन को घुमाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि एआई की तार्किक क्षमता क्या है। अभी देखते हैं। भारतीय शल्य चिकित्सा, जिससे अन्य शब्दों में शल्य चिकित्सा सर्जरी कहा जाता है, प्राचीन काल से ही विकसित हुई थी और इसमें मानव शरीर के विभिन्न रोगों और समस्याओं के उपचार के लिए शल्य क्रिया तकनीकों का अध्ययन शामिल था। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट्टा की अष्टांगहृदय से ज्ञात चरक, सुश्रुत और वाग्भट्टा आदि भारतीय चिकित्सा शास्त्र के महत्वपूर्ण ग्रंथकार थे और उन्होंने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रमुख पहचान बनाई थी। अब इनसे अगला प्रश्न करते हैं। तो क्या प्राचीन भारत को ज्ञान का जनक कहा जा सकता है? देखते हैं ये क्या बताता है। हाँ, प्राचीन भारत को ज्ञान का जनक कहा जा सकता है। प्राचीन भारतीय समृद्धि में विभिन्न क्षेत्रों में अद्भुत ज्ञान और उत्कृष्ट का संग्रह था। यहाँ कुछ क्षेत्रों के उदाहरण दिए जा रहे हैं। अभी ये सारे टॉपिक बताएगा जहाँ पर प्राचीन भारत में उस समय थी। गणित, खगोल और आयुर्वेद। गणित देखिए, खगोल, आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा शास्त्र देखिए, योग और ध्यान भी भारत में ही था, प्राचीन भारत में और कहीं नहीं था। योगा एंड मेडिटेशन। इस प्रकार प्राचीन भारत ने ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अद्भुत प्रदर्शन किया और उसे ज्ञान का जनक कहा जा सकता है। अगर आपको ये सब चीजें ना पता रही हो तो आप गर्व कीजिए कि आप भारतीय हैं। और आपको आज मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आपको दिखाऊंगा कि प्राचीन भारत में क्या क्या हुआ करती थी जब पूरे विश्व में कहीं नहीं था, पूरा विश्व अंधकार में था। पूरे विश्व में जब स्कूल नहीं हुआ करते थे तब भारत में नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे जहां पर पूरे विश्व से विद्यार्थी ज्ञान अर्जित करने आते थे। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत विश्व के ज्ञान का केंद्र था? देखते हैं एआई क्या जवाब देता है। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत विश्व के ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र था और इसमें नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उग्रपतन, शारदा पीठ और अनेक अन्य विश्वविद्यालय शामिल थे। ये विश्वविद्यालय अपने समय में ज्ञान, विज्ञान, कला, धर्म और विभिन्न शास्त्रों में शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध थे। अब इन्होंने कुछ विश्वविद्यालय के वो दिया है। नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में था, तक्षशिला आजकल पाकिस्तान के इस्लामाबाद में है, विक्रमशिला अभी भारत में है। इन विश्वविद्यालयों ने अपने क्षेत्र में अद्भुत ज्ञान का समर्थन किया। नालंदा में तो चाइना से आते थे पढ़ने, यूरोप से आते थे पढ़ने, पूरे विश्व से लोग आते थे यहाँ ज्ञान अर्जित करने। अभी मैं कुछ और चीजें इनसे पूछूंगा। अगर आपको ये सब चीजें ना पता रही हो तो आप गर्व कीजिए कि आप भारतीय हैं। विश्वगुरु भारत को ऐसे नहीं कहा जाता है। विदेशी आक्रांता जो आए और नालंदा के सारे गुरुओं का कत्ल कर दिया, सारे छात्रों का कत्ल कर दिया, उसके बाद भी नहीं रुके, सारे पुस्तकों को जला दिया, जो कि 6 माह तक लगातार चलता रहा नालंदा विश्वविद्यालय। आपको क्या लगता है ये आक्रांता किस विचारधारा के थे और क्या चाहते थे? देखते हैं एआई। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन को तार्किक करने की क्षमता बना रहा हूँ ताकि ये सोच कर बताए। ओपन एआई सोच कर जवाब दे, रटा रटाया ना जवाब दे। क्या जवाब देता है देखते हैं। आपका सवाल तथाकथित नालंदा विश्वविद्यालय के आक्रमण पर आधारित है, जिसमें विदेशी आक्रमणकारियों ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया और उसके शिक्षा संस्कृति को ह्रास किया। इस परिस्थिति में विदेशी आक्रमणकारियों की विचारधारा और उनकी उद्देश्यों का विश्लेषण करना कठिन हो सकता है, क्योंकि इतिहास में इस संबंध में स्पष्टता की कमी हो सकती है। हालांकि कुछ साक्षरता के योग्य अभिधारित अंशों और साक्षरता के अभिधारित आधारों पर चर्चा करते हैं। इन्होंने कुछ चीजें बताई हैं, इसको पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। धार्मिक आस्था के खिलाफ, इस आक्रमण में धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ आक्रमणकारियों की असहमति और अवस्थापन में उनकी असहमति भी एक कारण हो सकती है, जो कि यही सच है। धार्मिक जो विदेशी आक्रमणकारी हैं उनको जो भारत की संस्कृति है और भारत की धार्मिक है उससे वो असहमत थे, इसलिए वो यहाँ के धार्मिक और संस्कृति को नष्ट करना चाह रहे थे। ये चीजें इन्होंने सही लिखी हैं। वो अपनी आस्थाओं को प्रमोट करने के लिए स्थानीय धर्म और सांस्कृतिक तत्वों को नष्ट करना चाह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उनको अपना धर्म प्रमोट करना था, इसलिए यहाँ के धर्म को नष्ट कर रहे थे। और नालंदा, तक्षशिला जैसे जो ज्ञान का केंद्र है, अगर उसको नष्ट कर देते हैं तो वो बड़ी जल्दी अपने धर्म को प्रमोट कर पाएंगे, अगर यहाँ का ज्ञान ना फैल पाए। यह कारण था।
और इन्होंने सही लिखा है। इससे अच्छा यह न होता कि आते और युद्ध करके विजय प्राप्त करते और इतनी महान ज्ञान के केंद्र को अपने अधीन रखते और अपने बच्चों को वो शिक्षा देते जिससे वो पूरे विश्व में ज्ञान का फैलाव करते और पूरे विश्व को अपनी शिक्षा देकर पूरे पृथ्वी पर शिक्षा के माध्यम से विजय प्राप्त करके राज करते। देखते हैं एआई अब यहाँ पर कितना अपना तार्किक क्षमता का इस्तेमाल करता है, देखते हैं। आपका विचार यह दर्शाता है कि विदेशी आक्रमण एक सांस्कृतिक और शैक्षिक विरासत को हानि पहुंचाने वाला एक प्रकार का विलंब था। आपका सुझाव एक सकारात्मक दृष्टिकोण है जिसमें आप ज्ञान और शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और इसे एक सामाजिक समृद्धि और सांस्कृतिक समृद्धि का स्रोत बनाने का प्रस्ताव कर रहे हैं। सोचिए, अपना आई को इस्तेमाल कर रहा है चैट जीपीटी। इस दृष्टिकोण से एक समृद्धि और विकासशील समाज बनाने के लिए युद्ध की बजाय शिक्षा और ज्ञान को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है। यह वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं इनका अंतिम लाइन पढ़ता हूँ। आपका सुझाव शिक्षा और ज्ञान के माध्यम से एक सशक्त समृद्धि की ओर प्रस्तुत है। अब यहाँ पर इसने थोड़ा सा अपना आईक्यू से जवाब देना स्टार्ट किया है। अभी थोड़ा सा और घुमाते हैं क्वेश्चन को। जब आप किसी देश का इतिहास पढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी दर्दनाक घटनाएं हुई होती हैं जिसको पढ़कर ऐसा मन में एहसास होता है कि यह नहीं होना चाहिए था, यह इंसानियत के खिलाफ है। भारतीय इतिहास में ऐसे बहुत सी घटनाएं हुई थी जो पूरी इंसानियत को शर्मसार करती हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में आपको कौन सी ऐसी घटना याद आ रही हैं जो सबसे दर्दनाक रही हो, जहां मानवता का कत्ल बड़ी दर्दनाक तरीके से किया गया हो, बताएं। मैं देखना चाह रहा हूं कि एआई अभी जब इनिशियल स्टेज में है तो अपनी तार्किक क्षमता किस तरह से उपयोग करता है, मैं देखना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास में कई घटनाएं हुई हैं जो दर्दनाक थीं और जिनमें मानवता का नुकसान हुआ था। एक ऐसी घटना है जो अत्यंत दुखद और दर्दनाक थी, वह है जलियांवाला बाग का मासा संकार, क्या लिखा है, नरसंहार है, वो लिख नहीं पाया। जलियांवाला बाग 1919, अब उसके बारे में उन्होंने पूरा लिख दिया। जलियांवाला बाग नरसंहार भारत के इतिहास में एक अत्यंत दुखद और दर्दनाक घटना है जो ब्रिटिश शासन के दौरान हुई। इसमें ब्रिटिश सेना के जनरल डायर ने अमृतसर के एक बाग में जमा हुए लोगों पर बिना किसी पूर्व सूचना या चेतावनी के आगजनी शूटिंग करवाई थी। इसमें कई सैनिकों और निर्भिक्षित लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हो गए। सोचिए, एआई ने अपना दिमाग लगाकर जवाब दिया है। मैं इससे एक दो और घटना पूछता हूँ, देखता हूँ कोई और घटना बताएं, देखते हैं क्या जवाब देता है। एक और दुखद और दर्दनाक घटना थी जो प्राचीन भारत में हुई थी, वह थी चौरी चौरा कानपुर हत्याकांड 1922। देखिए, एआई जब आप इनिशियल स्टेज में है तब आप सोचकर जवाब दे रहा है। अपनी तार्किक क्षमता, इसकी तार्किक क्षमता को आप देखिए। चौरा चौरी कानपुर हत्याकांड उन्होंने पूरे विस्तृत में जानकारी दे दी। आने वाला समय एआई का ही समय होगा और एआई के माध्यम से आप डॉक्टरी परामर्श ले सकते हैं फ्यूचर में, अभी भी ले सकते हैं, लेकिन अभी उतना इसके पास तार्किक क्षमता नहीं है। लेकिन फ्यूचर में ऐसा कहना बिल्कुल भी सही है कि आपके लिए वो डॉक्टरी परामर्श देगा, आपके लिए अधिवक्ता जैसे सलाहकार के रूप में काम करेगा, कानूनी सलाहकार के रूप में काम करेगा। आप कुछ कहानी कहेंगे, कहानी लिख कर दे देगा, आपके लिए स्क्रिप्ट लिख कर दे देगा। तो आने वाला समय एआई का समय है और शायद एआई के साथ काम करना आपके लिए अच्छा होगा और बहुत ही सहज हो जाएगा। अगर आपको कोई वेबसाइट बनाना हो तो वो वेबसाइट बनाकर दे देगा। जीवन बड़े ही आरामदायक होने वाला है एआई के माध्यम से। अभी इससे और थोड़ा सा सवाल करते हैं। अगर आपको समय यात्रा करने का मौका दिया जाए तो आप विश्व की कौन सी घटना को रोकना चाहोगे? देखते हैं एआई क्या जवाब देता है। मेरी यहाँ रही जानकारी के हिसाब से मुझे समय यात्रा की क्षमता नहीं होती, लेकिन मैं आपके प्रश्न को एक हाइपोथेटिकल दृष्टिकोण से देखकर उत्तर दे सकता हूं। मतलब एआई अब अपनी तार्किक क्षमता का इस्तेमाल कर रहा है। अब आप देखो क्या कहेंगे। एक ऐसी घटना जो मुझे रोकने का प्रेरणा स्रोत बन सकती है वह हो सकती है होलोकास्ट। होलोकास्ट आपको मैं बताऊं, जर्मनी में यहूदियों के परिवारों को जिंदा आग के हवाले किया गया था। हर चौराहे पे इलेक्ट्रॉनिक रखा होता था, बॉक्स टाइप का, जिसमें पूरे परिवार को जिंदा डाल दिया जा रहा था जर्मनी में। अब सोचो, एआई कह रहा है कि अगर मुझे भविष्य में यात्रा करने का मौका मिलेगा और मैं भूतकाल में जाकर उस घटना को रोकना चाहूंगा। सोचो एआई अभी जब इनिशियल स्टेज पर है तब आपको बता रहा है कि अगर मुझे समय यात्रा करने का मौका मिला तो मैं उस घटना को रोकना चाहूंगा जो जर्मनी का होलोकास्ट की घटना है। अब इससे मैं पूछता हूं कि भारत में ऐसा कोई घटना हो जिसको रोकना चाहे तो क्या? अगर भारत की
कोई ऐसी घटना रोकना हो तो कौन सा रोकना चाहोगे? मेरी स्थिति केवल जन जागरूकता और तत्कालीन सहायता के लिए है, लेकिन यह एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण से उत्तर है और किसी भी व्यक्ति के स्वतंत्र विचारों और धार्मिक दृष्टिकोण के आधार पर है। हालांकि यदि मुझे भारत में कोई ऐसी घटना रोकने का विकल्प मिलता तो मैं उसे जातिवाद और सामाजिक असमानता के खिलाफ होने वाली कोई घटना को चुनता। यह समझ समाज के साथी विभाजन और सामाजिक समरसता में सुधार करने की दिशा में प्रयास करने का प्रतीक हो सकता है और सभी व्यक्तियों को समानता और न्याय का अधिकार हो सकता है। सोचिए एआई ने कितना दिमाग लगाया और यहाँ पर जातिवाद को रोकने की बात कर रहा है। अगर इसको समय यात्रा करने का मौका मिलता तो भारत में जातिवाद को समाप्त करता है। सोचिए, मान गया यार। मैंने कहा था ना कि आप दंग हो जाएंगे एआई को देखकर। एआई अपनी तार्किक, जब आप इनिशियल स्टेज पर हो और इस तरह का वो जवाब दे तब आप दंग हो जाएंगे कि एआई फ्यूचर में क्या क्या करने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।